नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि जो पानी आज हम पी रहे हैं, हो सकता है उसे कभी डायनासोर ने भी पिया हो? जी हाँ, पानी। एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला अणु जिसकी कहानी सच में असाधारण है। तो चलिए, आज पानी के इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से जानते हैं। एक आंकड़ा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मतलब 3/4 से भी ज्यादा। और शायद इसीलिए जब हम अपनी धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो वो एक खूबसूरत नीले कंचे की तरह दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी धरती पर जमीन से ज्यादा पानी ही पानी है, तो फिर हम अक्सर ये क्यों सुनते हैं कि दुनिया के कई देशों में पानी की इतनी किल्लत है? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पृथ्वी की जीवन रेखा को, यानी इसके कमाल के वाटर साइकिल या जल चक्र को। तो ये जल चक्र आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसमें पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, आसमान और जमीन के बीच बस घूमता रहता है एक अंतहीन सफर पर। जरा यहां देखिए, होता क्या है कि सूरज की गर्मी से समंदर और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसी को हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। अब ये भाप जब ऊपर आसमान में जाती है तो ठंडी हो जाती है और फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बादल बना देती है। और फिर जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में सारा पानी वापस जमीन पर आ जाता है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारी पृथ्वी एक तरह से एक बंद कांच के घर, एक टेरेरियम जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितना भी पानी है वो अरबों सालों से उतना ही है, कहीं बाहर नहीं जाता। तो सोचिए, जिस पानी का इस्तेमाल आज हरियाणा के खेतों में हो रहा है, क्या पता वो सैकड़ों साल पहले अमेज़न नदी में बह रहा हो। ये वही पानी है जो बस एक अनंत यात्रा पर है। तो चलिए, अब घूम फिरकर अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। अगर पानी इतना ज्यादा है और वही पानी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर पानी की कमी होती क्यों है? असल में इसका जवाब पानी की मात्रा में नहीं, बल्कि उसके बंटवारे में छिपा है। एक नज़र इस चार्ट पर डालिए, ये चौंकाने वाला है। धरती पर मौजूद कुल पानी का 97% से भी ज्यादा हिस्सा तो महासागरों में है। और वो कैसा है? खारा, यानी पीने, खेती करने या हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक जो मीठा पानी है, वो सिर्फ 2.7% है। बस इतना सा। लेकिन ये 2.7% भी असल में कितना होता है? कभी कभी नंबर हमें पूरी कहानी नहीं बताते। तो इन आंकड़ों को सच में महसूस करने के लिए ना, चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी का सारा पानी एक 2 लीटर की बोतल में भर दिया गया है। अब देखिए, उस 2 लीटर की बोतल में से सिर्फ 12 चम्मच पानी ही मीठा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 12 चम्मचों में से भी 9 चम्मच तो ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमे हुए हैं। 2 चम्मच पानी जमीन के नीचे है, आधा चम्मच आपको झीलों में मिलेगा। और दुनिया की सारी नदियां, वो सब मिलकर बनती हैं सिर्फ एक बूंद। सोचकर देखिए, हम सब की जिंदगी असल में इसी एक बूंद पर कितनी टिकी हुई है। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारे पास इस्तेमाल के लिए पानी कितना कम है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पानी, खासकर वो विशाल महासागर, कैसे बर्ताव करता है। क्योंकि एक बात तो तय है, समंदर कभी शांत नहीं रहता। मोटे तौर पर देखें तो समुद्र की हलचल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं तरंगें यानी वेव्स, दूसरे हैं ज्वार भाटा जिन्हें टाइड्स कहते हैं, और तीसरी हैं धाराएं यानी करंट्स। अच्छा, तरंगे या लहरें तो हम सब ने देखी ही हैं, है ना? जब समंदर की सतह पर पानी एक लय में ऊपर नीचे होता है तो उसे ही तरंग कहते हैं। और ज्यादातर मामलों में इनकी वजह होती है सतह पर चलने वाली तेज हवा। लेकिन कभी-कभी इन लहरों को पैदा करने वाली ताकत हवा से कहीं-कहीं ज्यादा विनाशकारी होती है। हम बात कर रहे हैं सुनामी की। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, यानी बंदरगाह पर आने वाली लहरें। और ये कोई आम लहरें नहीं होती, ये पैदा होती हैं समंदर के नीचे होने वाली बड़ी हलचलों से, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या फिर जमीन का खिसकना। इसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण हमें 2004 में देखने को मिला था। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में सुनामी आई थी।
हुआ ये कि सुमात्रा के तट के पास समुद्र के नीचे 9.0 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। इसका एक अजीब सा चेतावनी संकेत भी मिला। तट का पानी अचानक तेजी से पीछे चला गया और फिर करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब एक हवाई जहाज की स्पीड से, एक विशालकाय लहर किनारे से टकराई। इसका असर इतना भयानक था कि 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए और भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट, वो तो पूरी तरह से पानी में समा गया। ये तस्वीरें उसी तबाही की गवाह हैं। एक तरफ तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ती वो लहरें हैं और दूसरी तरफ उसके बाद का मंजर। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। ये कुछ और नहीं बल्कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लेवल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से, जो पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। और आखिर में आती हैं महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी। जो गर्म धाराएं होती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास से पैदा होती हैं और ध्रुवों की तरफ बहती हैं। और इसके ठीक उलट जो ठंडी धाराएं हैं, जैसे लैब्राडोर करंट, वो ध्रुवों से शुरू होकर इक्वेटर की तरफ आती हैं। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये जो धाराएं हैं ना, ये समंदर के अंदर बहने वाली विशाल नदियों की तरह हैं। इनका काम है दुनिया भर में गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ जो लाल तीर हैं वो गर्म धाराओं को दिखा रहे हैं और नीले तीर ठंडी धाराओं को। और यही धाराएं मिलकर पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। और हाँ, इसका एक और बड़ा मजेदार नतीजा भी है। जहां पर ये गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं ना, वहां पानी में हलचल होती है और नीचे से पोषक तत्व ऊपर सतह पर आ जाते हैं। और इसी वजह से ये जगहें दुनिया की सबसे बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं, जैसे जापान के पास का इलाका या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। तो ठीक है, हमने वाटर साइकिल को समझा, पानी के बंटवारे की हकीकत देखी और समंदर की अलग अलग हलचलों के बारे में भी बात की। लेकिन आखिर में सवाल वही है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि पानी की ये बड़ी बड़ी हरकतें हमारी जिंदगी पर हर रोज असर डालती हैं। ये जो धाराएं हैं, ये पूरी दुनिया के तापमान को कंट्रोल करती हैं। जो ज्वार भाटा है, वो जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करता है। इन्हीं ज्वार भाटे से बिजली भी बनाई जा सकती है। एक तरह से कहा जाए तो यही हमारी दुनिया को चलाती हैं। तो अगली बार जब भी कोई पानी का ग्लास उठाए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस एक ग्लास में जो पानी है वो अरबों साल से एक लंबे सफर पर है। वो बादलों में रहा है, ग्लेशियरों में जमा है, नदियों में बहा है और न जाने कहां से गुजरकर आज हमारे पास पहुंचा है। अब सवाल ये है कि इसकी अगली मंजिल क्या होगी।